I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Today's lecture is about a phase rule. This is also series of lectures जिनमें आप phase rule में use होने वाले तमाम concepts और तमाम important topics के बारे में जानेंगे. In this specific lecture, we are going to study about the meanings of the phase. इस term के basically meanings क्या हैं? Phase rule किस चीज़ के लिए stand करता है? What is phase equilibria? And how we can identify the phases in a specific system. So let's have a look on the lecture in detail. Before moving towards the details of the phase rule, let's have a look कि phase rule जो है वो किस purpose के लिए use होता है. Why we are studying the phase rule? Actually, phase rule is dealing with a system in which all the components are in equilibrium. और वो system one component system भी हो सकता है और one component से greater components पर भी compose हो सकता है. जब हम components की phases की बात करते हैं तो we are talking about their physical states. Either they are in solid, liquid or in gas states. जिस तरह के हम मैटर की पढ़ते हैं कि 3 phases ऐसी हैं जो ज़्यादा common phases हैं. And this phase rule is describing the behavior of a heterogeneous system. जब हम phase determine करना study करेंगे different systems की तो उसमें हम homogeneous और heterogeneous system के concept को ज़्यादा detail से study करेंगे. So let's skip this term. Meanwhile, we will move forward and we will see that और क्या वजह है कि हम फेज रूल को स्टडी करते हैं. फेज रूल की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस अबाउट द qualitative effect of different physical parameters that are temperature, pressure and concentration on each other when a system is in equilibrium. तो हम किसी भी सिस्टम का ग्राफिकली उसको जो है उसके इन बिहेवियर्स को इन तीनों अफेक्ट्स की इंटरडिपेंडेंस को इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ द चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और concentration is affecting the phase of that specific system. ठीक है, जब हम फेज रूल की बात करते हैं तो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1874 बाय विलर्ड गिब्स और विलर्ड गिब्स ने इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया. उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जर्नल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है. इसमें हमने जो भी कंपोनेंट कैलकुलेट करना होता है उसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाके इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं. बट दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेज रूल जिसमें F is representing the degree of freedom, P is representing the number of phases of that system and C is representing the number of the components of that specific system जिसका हम फेज रूल स्टडी कर रहे हैं. अब नाउ लेट्स हैव अ लुक कि ये तीनों टर्म्स जो होती हैं इनका बेसिकली मकसद क्या है, इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये हमें किसी सिस्टम के फेज के बारे में क्या बता रही हैं. सो पहले हम नंबर ऑफ फेजेस या फेज क्या होती है, फेज रूल क्या होता है और किसी सिस्टम के नंबर ऑफ फेजेस जो हैं उसके बारे में कैसे जान सकते. सो लेट्स हैव अ लुक what is meaning by phase, what is the how we can calculate the phases of a different systems. तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फेज क्या होती है. फेज किसी भी सिस्टम में जिसके ऊपर हम फेज रूल को अप्लाई कर रहे हैं या जिसकी हम फेज डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं उस सिस्टम में हमारे पास सब्सटेंस का उसमें मौजूद होना जरूरी है. मींस उसमें किसी कंपोनेंट का होना जरूरी है. और फर्ज करें हमारे पास H2O है. वाटर की आपको पता है 3 फिजिकल स्टेट होती हैं. ये वेपर्स की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. अगर तो हमारे पास वाटर जो है उसकी तीनों फिजिकल स्टेट्स उस सिस्टम में लाए कर रही हैं तो उस सिस्टम की 3 फेजेस होंगी. लेकिन अगर हम एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं वाटर के अंदर जिसमें वाटर जो है हमारे पास
वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड कर दी और हमने वाटर को शेक करके एक ऐसा मिक्सचर बना लिया जिसमें हमें वाटर और शुगर के पार्टिकल्स अलग-अलग नज़र नहीं आ रहे, हमें वो वाटर और उसके अंदर शुगर ऐड हो गए या सॉल्ट ऐड हो के एज सच वाटर ही नज़र आ रहा है, तो उस मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर रेत को मिक्स करते हैं तो रेत उसमें मिक्स नहीं होगी और वो उसमें एज सच जो है हमें नज़र आएगी, वो स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे जब हम उसको शेक करेंगे और कुछ अरसे बाद जो होंगे वो नीचे बैठ जाएगी और नेकेड आई से हम वाटर के अंदर उन रेत के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो ऐसे मिक्सर्स जो कि मिक्स होके यकजान जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ना हो उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, जिनको हम नेकेड आई से जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकें कि इस मिक्सचर में कितने डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स जो हैं वो मिक्स हुए हुए हैं। सो जो हमारे पास फेज है, जो एक फेज की हम बात करते हैं, किसी सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा फेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। उसकी जो एक फेज है उसको होमोजीनियस होना चाहिए और फिजिकली और केमिकली उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहनी चाहिए और उसके अलावा फेज ऐसी होनी चाहिए जिसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकें। अब मैकेनिकली सेपरेट करने का मकसद ये है कि हम उसको कोई केमिकल प्रोसेस किए बगैर सेपरेट कर सकें। मींस हम उसको किसी मेम्ब्रेन से पास करके सेपरेट कर लें, हम उसको सेपरेटिंग फनल से पास करके सेपरेट कर लें, हम उसको जो है वो कॉलम क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट कर लें, हम उसको कोई भी केमिकल प्रोसेस किए बगैर मैकेनिकली कोई फोर्स अप्लाई करके अगर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं तो दैट इज द मैकेनिकल सेपरेशन और दैट शुड बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद द उसके अंदर जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अब किसी भी सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फेजेस जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स में और अगर हम अपनी लेबॉर्ट्रीज में बात करें, व्हेन यू गो टू द लेबॉर्ट्री तो आपको डिफरेंट तरह के मिक्सर्स देखने को मिलते हैं। यू कैन सी द मिक्सर्स ऑफ सॉलिड्स एंड सॉलिड्स, गैसेस एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स और इसके अलावा मैटर की ये तीनों फेजेस एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक सिस्टम बना सकती हैं। तो आपको मिक्सचर्स की या सॉल्यूशंस की डिफरेंट तरह की जो है आपको डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स जो हैं वो नज़र आएंगे। अब अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है एक आपके पास कंटेनर है और उसमें सिर्फ ऑक्सीजन पड़ी हुई है, दैट इज़ अ सिंगल फेज सब्सटेंस, दैट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। अगर कहीं पे भी आपके पास सिर्फ वाटर है और वाटर सिर्फ लिक्विड स्टेट में है तो हम कहेंगे दीज ऑल आर फॉर्मिंग अ वन फेज। प्योर बेंजीन की भी एक ही फेज है, प्योर वाटर की जब तक वो अपने किसी एक फिजिकल स्टेट में होगा, या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या वेपर होंगे, तो उसकी जो होगी वो क्या होगी, एक ही फेज होगी। ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तमाम जो गैसेस हैं, तमाम जो एलिमेंट्स हैं जब तक अपनी प्योर फॉर्म में होंगे तो वो एक ही फेज में लाई करेंगे। जब गैसेस हमारे पास मिक्स हो जाती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे पास आ जाता है तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसे मिक्सचर को हम नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम ये नहीं पता चला सकते कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन सी गैस जो है वो कहाँ पर लाई कर रही है, तो दैट इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर और वो भी हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम बना रहा है। When we talk about the liquids और उनके मिक्स करने की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है सॉल्यूशंस के लिए। जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही मिसिबल होते हैं और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही मिसिबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर और एथेनॉल को जब हम मिक्स करते हैं तो दोनों जो है मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे, एक दूसरे के अंदर बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हम नेकेड आई से एथेनॉल और वाटर के पार्टिकल्स को अलग-अलग नहीं देख सकते, तो दे आर फॉर्मिंग अ वन फेज। इसी तरह नॉन मिसिबल जो सॉल्वेंट्स होंगे जिनको हम नॉन पोलर भी कहते हैं, क्लोरोफॉर्म है और वाटर है। क्लोरोफॉर्म हमारे पास जो है वो नॉन पोलर है, वाटर जो है हमारे पास पोलर है। जब पोलर और नॉन पोलर को हम मिक्स करेंगे तो ये हमारे पास दो सेपरेट लेयर्स बना लेंगे। वाटर की लेयर अलग से होगी, क्लोरोफॉर्म की लेयर अलग से हमें नजर आएगी उस सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि इसकी दो फेजेस हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सॉल्वेंट, लेकिन इसके अलावा
अलावा अगर हमारे पास नॉन पोलर लिक्विड में सॉल्युबल मिक्स होगा तो वो एक मिसिबल मिक्सर बनाएगा और उसकी भी एक ही फेज होगी। अब किसी चीज़ का, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, किसी भी चीज़ का अगर हम वाटर के अंदर मिक्सर बनाते हैं तो उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, कुछ भी हो सकता है जो वाटर में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाए, तो वो भी मिक्स होके सिंगल फेज बनाएगा, अनलेस वो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हमारे पास सॉलिड नीचे बैठ जाता है इन अ वाटर, तो वहां पर हमारे पास दो फेजेस आ जाती हैं। इसके अलावा मिक्सचर ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो भी हमारे पास जो हो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ शुगर एंड यू टेक अ सॉल्ट, और इसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा राइस मिक्स कर देते हो और आप उसको अच्छे से शेक करते हो, तो वो आपके पास जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसमें तमाम सॉलिड्स आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसको आप नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह जो रहम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, दोनों की फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। केमिकली दे आर आइडेंटिकल बट फिजिकली दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो ये दो डिफरेंट फेजेस बनाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड जो हैं ये हमारे पास दोनों सॉलिड में है, लेकिन दोनों की फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये भी हमारे पास दो डिफरेंट फेजेस बना रहे हैं। अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा डिसोसिएट किया जाए, हीट प्रोवाइड की जाए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे तीन डिफरेंट फेजेस जो हैं वो बना रही है। तो इस तरह से बाय नोइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाय नोइंग द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, जो उस मिक्सर जो उस सिस्टम को बना रहे हैं, हम जो है उस सिस्टम में नंबर ऑफ फेजेस जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So this is all about the introduction of the phase and phase rule and phase equilibria. In the next lecture you will study about the two major terms which are being used in the Gibbs phase rule, and that is the degree of freedom, number of components. So stay tuned and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge, और comment section में अपना feedback ज़रूर comment करते रहें।